बेसिकली हलो बस्तर करके एक किताब लिखी गई है राहुल पंडिता के द्वारा। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ द नक्सल इश्यू, अगर आप मौका मिले तो लिखेगा ही राइट्स इन द हिंदू एज वेल, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर। और ये 10 साल का छोटा बच्चा है जो पूरा का पूरा नक्सलिज्म किस तरह से फैलता है आइडियोलॉजिकली इसके ग्रास्प करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऐसा है कि इंटरनल सिक्योरिटी को लेके कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर लिखा था कि अ स्टेट कैन बी एट रिस्क फ्रॉम 4 थ्रेट्स: इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नली एडेड इंटरनल एंड इंटरनली एडेड एक्सटर्नल। ठीक है, तो चारों के चारों थ्रेट है। कौटिल्य ने 2000 साल पहले लिखा था। आज की तारीख में आप देखोगे इंडिया के अंदर ये चारों के चारों थ्रेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फंडामेंटल चीज ये है कि 650 में से करीबन 250 डिस्ट्रिक्ट आपके इंटरनल सिक्योरिटी के लाजमी के हिसाब से देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई नहीं कोई इंसेंटिव सबवर्सिव इंसर्जेंट और टेररिस्ट एक्टिविटीज के ऊपर कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। नक्सलिज्म करीबन 180 डिस्ट्रिक्ट के आसपास है आपके। सेपरेटिस्ट टेररिस्ट इंसर्जेंसी आपको देखने को मिलेगी करीबन 15 डिस्ट्रिक्ट और नॉर्दर्न इंडिया के। इसी के साथ साथ करीबन 60 डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ ईस्ट के जहां पे इंसर्जेंसी सबसे ज्यादा फैली हुई है, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। ठीक है, मेजर चैलेंजेस आज की तारीख में अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से देखोगे ब्रॉड वे करके, तो पहला आपको दिखेगा वो है थ्रेट टू टेररिज्म, थ्रेट ऑफ टेररिज्म इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। ठीक है, ये 2008 हो या 2015 हो, नथिंग हैज चेंज। पेरिस में भी वही हुआ जो बॉम्बे में हुआ था। ओके, तो फंडामेंटली पता चलेगा। दूसरा रीजन आपको देखने को मिलेगा वो है चाइना, जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कंटिन्यूस दखल अंदाजी करता रहा है और भविष्य में भी शायद करता रहेगा। ठीक है, तीसरा रीजन आपको देखने को मिलेगा माओइस्ट इंसर्जेंसी, जहां 2008 के अंदर आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। पता चलेगा कि ये सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट है, किस तरह से हो रहा है। तीसरा इलीगल माइग्रेशन एंड मूवमेंट, वो भी देखने की कोशिश करेंगे कैसे असम के अंदर इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, इलीगल मूवमेंट हो रहा है, उसके कारण जो पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई, डेमोग्राफी चेंज के कारण आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट आ रहा है और दंगे आए दिन भड़क जाते हैं। तीसरा है, चौथा इसके बाद पता चलेगा रीजनल एस्पिरेशंस और इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स। यहां पता चलेगा कि पानी की मारामारी के कारण कर्नाटक और तमिलनाडु झगड़ पड़ते हैं, वहां के लोग झगड़ पड़ते हैं, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट होगा, बहुत ही लाजमी चीज होगी। कम्युनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई अपने आप को इंडियन नहीं कहना चाहता, तो यहाँ पे ये जो इंडियन है ये तो खाली हमने हाईलाइट करके लगाया गया है, बाकी ये सबसे फंडामेंटल है। इन द लास्ट वन इज कास्ट टेंशन, जो भी आज की तारीख में बहुत फिर से उभर के आ रहा है। ठीक है, तो फंडामेंटल 3 ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखेगा, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और रेड टेरर, जो आपको रेड कॉरिडोर में आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। यहां से बात आगे चलती है किस तरह से कौन से इंसिडेंट्स हुए। अगर आप माओइस्ट को अफेक्टेड स्टेट्स देखोगे तो पता चलेगा कि करीबन 450 सिविलियन 2013 तक हो गए हैं। 2013 में 1760 इंसिडेंट्स हुए थे जहां जहां आपके माओइस्ट वायलेंस हुआ था सबसे ज्यादा कंपेयर टू अदर स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है या नॉर्दर्न इंडिया के अंदर है। तो माओइस्ट सबसे बड़ा इसके लिए इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट बोला जाता है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिविलियन कैजुअलिटीज आर रिलेटेड टू माओइस्ट इंसर्जेंसी एंड नॉट सम अदर टेररिस्ट एक्टिविटीज। ओके, अब बात करते हैं नक्सलिज्म की। हमारा मेन मुद्दा क्या है? फंडामेंटल नक्सलिज्म की डेफिनेशन किसको कहते हैं? हु आर कॉल्ड एज नक्सलाइट्स। बेसिकली माओ जेडोंग ने कुछ लिखा था कि द पर्सन हु विल फॉलो माई आइडियोलॉजी, माओ ने लिखा था कि द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। बंदूक की नाल से जो पावर निकलता है वही ओरिजिनल पावर होता है। तो ये वही लोग हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है और माओ की आइडियोलॉजी को मानते हैं। एक पूरी की पूरी रिजाइम चेंज करना, रिजाइम चेंज करने के बाद वो पावर का यूज करके, ठीक है, उनको उखाड़ फेंकना, उसी को ही नक्सलिस्ट कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंस आपको जाननी जरूरी होगी कि रिवॉल्यूशनरी कम्युनिज्म अगेंस्ट द इंडियन स्टेट डिड नॉट बिगेन विद द बर्थ ऑफ नक्सलिज्म। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई जो नक्सलबारी के अंदर अगर सबको ब्रॉड ओवरव्यू होगा तो उसके कारण ही ये पूरा का पूरा मुद्दा चला था, बट नहीं, हिस्ट्री कुछ अलग बोलती है। शुरू हुआ था तेलंगाना के अंदर 1940 के अंदर, जब तेलंगाना आंदोलन चला तेलंगाना स्टेट के लिए, जो 2014 में फाइनली जो बन के उभर के आ रहा है। 1940 में भी ये लोग झगड़ रहे थे कि हमको स्टेट दे दो, और एंटी जमींदार पूरा का पूरा एजिटेशन चला था। तो लैंड ओनिंग इलाइट के कारण और कम्युनिस्ट यहाँ पे वहां के किसानों को और वहां की गरीब प्रजा को सपोर्ट करते हैं। उसी के तहत पता चलेगा कि दे वांट टू एस्टेब्लिश देयर ओन स्टेट एज वेल एज दे वांट टू गेट रीड ऑफ द लैंडलॉर्डेड एलिट्स। उसके कारण ये पूरा का पूरा मूवमेंट चला था, वो है नक्सलिज्म की हिस्ट्री। ठीक है, सो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रिबेलियन। ये आपको फंडामेंटल समझना जरूरी है कि स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और था। ठीक है, लैंड राइट डिस्प्यूट की हमने बात की। दिस कंफ्लिक्ट वाज एसेंशियली एंडेड बाय 1950s तक आते आते हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आती है और ये तेलंगाना कंफ्लिक्ट को खत्म कर देती है। हुआ ये कि इसके बाद तेलंगाना कंफ्लिक्ट ने पूरा का पूरा इंस्पिरेशन प्रोवाइड किया हमारे बहुत सारे लोगों को। इसके बाद पता चलेगा कि नक्सलबारी हो या आपके उसके बाद 1970s के अंदर श्रीकुलम या आंध्र प्रदेश के बहुत सारे एरियाज से जहां पे फिर से नक्सलिज्म या आपकी ये जो रेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है फिर से राइज हो जाती है, उसके पीछे का कारण यही है। ओके, सो बेसिकली इंडियन कम्युनिस्ट मूवमेंट। इसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग हिस्ट्री में देख रहे हैं। पेपर 1
आपका जीएस पेपर 1 के अंदर शायद आ सकता है, ठीक है, कम्युनिस्ट हिस्ट्री क्या हो गई, नक्सलिज्म की हिस्ट्री क्या है। बेसिकली इट वाज गोइंग थ्रू अ डायनामिक चेंज कि कहां कहां रिफॉर्मेशन होना चाहिए या रिवॉल्यूशन होना चाहिए, क्रांति करनी चाहिए या हमको कुछ सुधार कर देना चाहिए। इसी के बैकड्रॉप के अंदर पता चलता है 1960 के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 के अंदर बनाई गई थी, एमएन रॉय ने बराबर रशिया के अंदर बनाई थी उन्होंने, उसी के अंदर से स्प्लिट होती है क्योंकि एक ग्रुप बोलता है कि आपने चाइना को सपोर्ट किया, वो गलत किया, चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया है, दिस इज नॉट राइट। तो स्प्लिट हो जाती है और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट बन के उभर के आ रही है, एक पहली पार्टी उभर के आएगी यहां से। इसके बाद पता चलेगा 1960s के अंदर ही 67 के आसपास कांग्रेस यहाँ पे एक गवर्नमेंट बना देती है, ठीक है, और यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट आगे चलती है। इसके बाद ये इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है नक्सलबारी वाला, जो सबको जनरली बहुत सारा आइडिया तो रहता ही है कि उस दिन चीफ मिनिस्टर अजय रॉय अपनी शपथ ले रहे होते हैं। उसी दिन एक हादसा हो जाता है, एक ट्राइबल यूथ होता है बिमल किसान, वो कोर्ट का ऑर्डर लेके आता है और वो ऑर्डर के तहत उसको बोला जाता है कि वो अपनी जमीन की खेती कर सकता है। बट द लैंडलॉर्डेड इलीट्स, वहां पे जितने भी जमींदार लोग थे उनको ये पसंद नहीं था, उन्होंने उसको पिटवा दिया। उसके पिटवाने से कारण बहुत सारे ट्राइबल लोग नाराज हो गए और उन्होंने फिर जमींदारों को अटैक कर दिया। तो ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट जो शुरू हुआ था एसेंशियली वो यहाँ पे पूरा कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बैकड्रॉप के अंदर पता चलेगा कि यहाँ पे 1960s के अंदर हमारा इंडिया पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, ठीक है, तो बहुत ही रेशनिंग वैशनिंग आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन और वो सब मुद्दे चल रहे थे बैकग्राउंड के अंदर। तो खाने पीने का शॉर्टेज था, ट्राइबल्स को वहां के उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, तो वो लोग हथियार की तरफ निकलते चले जाते हैं। फाइनली 1967 के अंदर बहुत सारे आगे चलता है, सॉल्यूशन स्टेट ने बोला कि भाई अभी लैंड रिफॉर्म करना पड़ेगा, वी हैव टू सेट अप द डिस्ट्रीब्यूशन कमिटीज और टैकल द वायलेंस विद पुलिस रिस्पॉन्स। अभी हमको हिंसा का जवाब प्रेशर करके उनको सप्रेस करके करना पड़ेगा। साथों साथ हमने लैंड रिफॉर्म्स इनिशिएट करने शुरू कर दिए थे। पता चलेगा इटसेल्फ इसके बाद भी कुछ क्षमता नहीं है। 1968 में आते आते कलकत्ता बंगाल के अंदर पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाता है और ये मूवमेंट आगे चलता है, ठीक है। इसके बैकड्रॉप के अंदर पता चलेगा 1968 के अंदर एक नई कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी, AICCR। आज की तारीख तक, अब जब ये 1940s में शुरू हुआ था या 1960s में शुरू हुआ था, इसके पहले तक कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई थी। ये पहली कमेटी बनती है जिसको कहा जाता है AICCR। और ये AICCR का मकसद यही था कि जितने भी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी लोग थे उन सबको इकट्ठा कर दो। इकट्ठा करने के बाद वो लोग स्टेट के विरुद्ध में कुछ युद्ध करेंगे। इसके बाद पता चलेगा कि 1969 के अंदर फिर से एक डिफेक्शन होता है CPI मार्क्सिस्ट के अंदर से और एक पार्टी बनती है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ठीक है। कन्हू सान्याल इनके लीडर होते हैं और ये बनाते हैं कि भाई हमको CPI-M की आइडियोलॉजी ठीक नहीं लगती, विल बी फॉर्मिंग न्यू पार्टी। इसके बाद और एक यहाँ पे एक स्प्लिट होता है। 1970s तक आते आते माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर बनाया जाता है MCC, जो सबसे लीथल फोर्स बोला जाता था 2004 तक। हम लोग बात करेंगे 2004 में MCC और PWG का मर्जर बनाया गया और आज एक पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, CPI माओइस्ट बोला जाता है, दैट इज द बैंड पार्टी अंडर द गवर्नमेंट लॉज, ओके। तो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर बनाई जाते हैं कन्हई चटर्जी के द्वारा और इसके बाद पूरी की पूरी नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी बंगाल के अंदर फैल जाती है, रायट्स कंटिन्यू चालू रहता है, ये दिन पर दिन डेवलपमेंट होता रहता है। फाइनली 1970 पता चलता है कि इनका जो मेन लीडर होता है चारू मजूमदार एक बुक लिखता है जिसको बोला जाता है मर्डर मैन्युअल। नक्सलाइट्स आज की तारीख में भी ये बुक को आइडल की तरह मानते हैं, जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, ये लोग चारू मजूमदार की ये बुक को मानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई किस तरह से आपको ये मूवमेंट को आगे फैलाना है, आपके लैंडलॉर्ड्स को किस तरह से मारना है, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मार देना, वो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी इन्होंने फैलाना शुरू की थी। पता चलेगा इसके बाद कांग्रेस भी अपने हिसाब से 1960s का टाइम है, 70s का टाइम है और कांग्रेस पार्टी पावर पे हो रही होती है तो वो भी उनको पुश करती है, तुम भी भागो हम भी भगाते हैं, ठीक है। फाइनली नक्सलाइट्स वर सबड्यूड इन 1972 बाय द डेथ ऑफ चारू मजूमदार और ठीक है, ये पूरा का पूरा मूवमेंट नक्सलवादी का जो मूवमेंट था वो खत्म होता है। इसके बाद पता चलता है कि वेस्ट बंगाल का मूवमेंट तो खत्म हो गया। अभी लाजमी चीज ये थी कि अगर वेस्ट बंगाल का मूवमेंट खत्म हो जाता है तो आपको समझना चाहिए कि ये दूसरी जगह पे फैलना नहीं चाहिए। ये तो वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ था, वहां पे तो 4-5 साल में खत्म कर दिया स्टेट ने, वो 2015 तक वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग। और जो 10 डिस्ट्रिक्ट या 1 डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था आज तुम्हारे 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैल गया है, ठीक है। तो ये पता चलता है। इसके बाद आगे आपको देखने को मिलेगा चारू मजूमदार की डेथ, उसकी डेथ के बाद एक और नई पार्टी बन के आती है, ठीक है। तो CPI, CPI-M, CPI-ML और वहां से CPI-ML लिबरेशन। क्यों? क्योंकि कोई लीडर नहीं मिल रहा था, कोई और नेता आ गया, बोले नई पार्टी में बना दूंगा, ठीक है। एक जनरल कंसेंसस ऐसा है कि 1975 में जब इमरजेंसी एस्टैब्लिश कर दी गई तो इंदिरा गांधी ने अपना आयरन हैंड चलाया था।
वो आयरन हैंड के तहत ऐसा बोला जाता है कि इन सबको सबड्यूड कर दिया गया था। ठीक है, तो एक तरह से आप बोलोगे तो वो सही भी है, एक तरह से गलत भी है, क्योंकि फिर से यहाँ पे एक रेडिकल स्प्लिट हो गई। स्प्लिट ऐसी हो गई कि बहुत सारे ग्रुप्स ने बोला कि वी शुड गो एंड ज्वाइन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हमें लोकशाही और उसके अंदर घुसना चाहिए रेदर देन हमको आर्म रिवॉल्ट करना चाहिए। फिर से स्प्लिट होती है और नया एक ग्रुप उभर के आता है जिसका नाम है CPI-ML PWG, पीपल्स वॉर ग्रुप। MCC एंड PWG आर द मेन पायनियर फोर्सेस बिहाइंड द CPI माओइस्ट इंडिया आज की तारीख के अंदर। ठीक है, तो फिर से एक स्प्लिट होता है, वहां से गाड़ी आगे चलती है और ये अपना पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाता है, इंडियन पीपल फ्रंट। 1980s के अंदर पता चलता है कि सबसे पहले यहाँ पे एक पूरा का पूरा एक इनका लोकसभा आता है। तो इंडिया की हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला और आखिरी बार एक नक्सलाइट आरा लोकसभा चुनाव जीत के, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर पहुंचता है। तो अगर आप पान सिंह तोमर का देखोगे डायलॉग तो वो फिर से हो जाता है कि बिहार में बागी होते हैं, ठीक है, और डकैत तो पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो उस तरह की पूरी आइडियोलॉजी के साथ ये लोग बागीपना दिखाते हैं और पार्लियामेंट के अंदर पहुंचते हैं। फाइनली 1994 के अंदर IPF को डीमर्ज कर दिया जाता है और CPI मार्क्सिस्ट लिबरेशन को एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है और ये बोलता है कि हम लोग मॉडरेट स्टैंड करेंगे, वी विल जॉइन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, और ये पूरी की पूरी गाड़ी आगे चलती है। तो एक साइड पे आपको देखने को मिलेगा PWG और AICCR, ये दोनों सबसे लीथल फोर्सेस थे। CPI-ML आपको देखने को मिलेगा कि वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे मारामारी नहीं चाहता है और वो डेमोक्रेसी की तरफ चला गया है। तो ये पूरी की पूरी मूवमेंट चलेगी। PWG और AICCR उसके सबके कार्डर्स हो गए, वो 80s और 90s में आपको देखोगे कि बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा, ये 4-5 पूरा का पूरा जोन है 5 स्टेट का, वहां पे अपना कार्डर बनाते हैं और उसी को ही रेड कॉरिडोर बोला जाता है। तो आज की तारीख में जो आप रेड कॉरिडोर देखते हो नक्सलिज्म का, वो 1980s से शुरू हो गया था। क्यों 1980s में स्टेट को ऐसा लगा कि इनको सबड्यूड कर दिया गया है, इनका कोई लीडर नहीं बचा है, पर बैक एंड में इनकी पूरी की पूरी स्लीपर एक्टिविटीज चालू थी, जो आज की तारीख में बहुत बड़ा सरदर्द बन के हो गया है। ओके, तो प्रेजेंटली अभी क्वेश्चन मुद्दा आता है कि व्हाट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये क्या है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, ठीक है, इट्स अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, ये कैसे बना। 2004 के अंदर फाइनली MCC और PWG जो 1975 और 1970s में जो बने थे दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, उनके कार्डर्स मर्ज हो जाते हैं और बोलते हैं कि अब हम लोग नई पार्टी बनाएंगे जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, ठीक है, और हमारा काम यही है कि भाई हम पूरे के पूरे स्टेट को ओवरथ्रो कर दे। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जब मर्जर होता है तो ये मूवमेंट जो थोड़ा वीक हो गया था 2000 तक आते आते, उसको री एनर्जाइज किया जाता है। री एनर्जाइज करने के बाद ये फिर से अपना गोल आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बेसिकली पीपल्स वॉर ग्रुप का लाइन ऑफ थॉट यही है कि इट रिजेक्टेड दी आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। भारत के अंदर लोकशाही नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। वी डू नॉट बिलीव इनटू दिस थिंग कॉल्ड डेमोक्रेसी। जो भी है वो लोक सरकार है, वो भी साम्यवादी सरकार है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी, जिसके थ्रू ही हम लोग पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस चलाएंगे। ओके, एक रीजन ये भी बोला जाता है कि जब झारखंड और छत्तीसगढ़ बनाए गए तो वहां की पुलिस की थोड़ी बहुत धौंस बढ़ गई, तो इनको लगा कि मर्जर कर दो, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है और स्ट्रेंथ लाइज इन अवर यूनिटी। अगर यूनाइट रहोगे तो ठीक है, थोड़ा हम लोग फोर्स कर पाएंगे। तो वही यूनाइटेड कारण के आपको देखने को मिलेगा 10 साल के अंदर ये फिर से रिसर्जेंट हुआ। रिसर्जेंट होने के बाद ये फिर से अटैक बढ़ा देता है। ठीक है, तो अभी टाइमलाइन हमने देख लेते हैं एक बार फिर से। CPI मार्क्सिस्ट सबसे पहली, AICCR से CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ठीक है, फिर CPI-ML लिबरेशन, वहां से MCC से PWG और MCC का मर्जर और CPI माओइस्ट नाम की एक पार्टी बनती है। ठीक है, सो दिस इज द टाइमलाइन ऑफ द नक्सलाइज एंड नक्सलिज्म हिस्ट्री। तो यहां पता चलेगा कि CPI मार्क्सिस्ट ML लिबरेशन है, तो लिबरेशन एसेंशियली बिलीव्ड इनटू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये PWG और MCC वाले जितने भी लोग थे वो सबके सब यहाँ पे एंटी स्टेट और प्रो रिवोल्यूशनरी आदमी थे, तो इसके लिए इन्होंने पूरी की पूरी आइडियोलॉजी चेंज कर दी और अटैक करना आज की तारीख में भी शुरू है। ठीक है, तो अगर आपको, ठीक है, GS पेपर 1 के अंदर नक्सलिज्म की हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आ गया 5 मार्क और 10 मार्क के अंदर, ठीक है, तो देन यू हैव टू राइट लाइक दिस कि यहां से किस तरह से शुरू हो रहा है। नक्सलबारी वाज नॉट द एसेंशियल कॉज, द एसेंशियल कॉज वाज द तेलंगाना मूवमेंट। ठीक है, तो वहां से शुरू हो रहा है। अब बात करते हैं नक्सलिज्म की आइडियोलॉजी, किस तरह से ये लोग आइडियोलॉजिकल कैप्चर करते हैं लोगों को। ठीक है, तो बेसिकली इट बिगेन एज एग्रेरियन रिवॉल्यूशन हमने देखा बंगाल के अंदर। तो ये CPI-ML, ठीक है, ये इनका जो पीपल्स वॉर ग्रुप का जो लीडर था गणपति, ये बताता है कि भाई इन अवर एजेंडा फॉर न्यू डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन देयर आर 2 एस्पेक्ट। पहला तो था एग्रेरियन रिवॉल्यूशन जो हमने पहले देखा, जो 1970s में शुरू हो गया था, 60s में, 40s में। दूसरा रीजन बोलता है कि वी आर सपोज टू फाइट फॉर नेशनलिटी। अभी नेशनलिटी कहां से आ गई भैया?
नेशनलिटी तो ठीक है, इंडिया एज ए नेशन इनको मानना नहीं है, इनकी खुद की नेशनलिटी है, जो साम्यवादी देश बनेगा उसके पीछे की कहानी है। सो इट इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीपीआई-एमएल। जो सीपीआई-एमएल एसेंशियली जो अग्रेरियन रिवॉल्यूशन की बात कर रहा था, जो आप पुराने मूवीज आप देखोगे ना, अभी रिसेंटली माझी मूवी में भी यही दिखाया है, एक उसका दोस्त होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, वो नक्सल बन जाता है और जमींदार को आके मार देता है गांव के अंदर, ठीक है। या आपका कोई भी देख लो, ठीक है, आप पान सिंह तोमर देख लो या हजारों ख्वाहिशें ऐसी देख लो, नंबर ऑफ मूवीज हैव डिपिक्टेड, बट वो यही पुरानी चीज दिखाते हैं कि आपको अग्रेरियन रिवॉल्यूशन करना है, आपको क्रांति करनी है कि ये सब जमींदारों से पावर छीन लो और गांव खेड़े के अंदर अपना पूरा बनाओ, ठीक है। तो द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिटी टारगेट्स ए डाइवर एंड डेलिकेटेड फॉल्ट लाइन्स ऑफ इंडिया। भारत के अंदर वी आर स्टिल सेइंग इंडिया इज नेशन इन मेकिंग। यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे ग्रुप्स है, कास्ट, कल्चर, लिंग्विस्टिक, इतने आप बोलो उतने कम हो जाएंगे, ठीक है। और वो सब जगह अपनी अपनी जगह वो अपने अपने ग्रुपिंग तराशने लगते हैं। तो नक्सलिज्म यहाँ पे ये नेशनलिटी को टारगेट करना चाहते हैं, सो दैट हम लोग यहाँ से पूरी तरह से वीक कर पाए। ओके, सो बेसिकली दे सीक टू ब्रॉड बेस देयर मूवमेंट, और वो मूवमेंट के थ्रू गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। पहले गुरिल्ला वॉरफेयर किया जाता है, रूरल एरियाज को कैप्चर किया जाता है, पहले ही जैसे रूरल एरियाज कैप्चर हो जाते हैं, इसके बाद पता चलेगा कि अर्बन एरियाज की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। दे सीक टू अट्रैक्ट प्रोफेशनल्स, आपको देखने को मिलेंगे पढ़े गढ़े लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपैथी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो मीडिया के अंदर बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमने बीच में एक दो प्रोफेसर्स का भी देखा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के और महाराष्ट्र के कोई कॉलेज के ह्यूमैनिटीज के प्रोफेसर थे, ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इनटू दिस थिंग, ठीक है। सो बेसिकली अंडरकरंट क्लास वॉर का है, और वो आर्म स्ट्रगल का पूरा रिवॉल्यूशन का आइडिया आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। अभी हुआ ऐसा कि ये चेंज ऑफ आइडियोलॉजी आपको देखने को मिलती है, इन्होंने एक नया एनिमी आइडेंटिफाई कर दिया। अभी तक पुराना एनिमी इनका क्या था? वो था कि एग्रेरियन फोर्सेस जितने भी जमींदार है उनको पकड़ा जाए। 2009 के अंदर इनका पोलित ब्यूरो का एक डॉक्यूमेंट आता है, वो डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसा बोला गया कि भाई नाउ द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज कॉम्प्रोमाइज इन द हैंड्स ऑफ इंपीरियलिस्ट। जितने भी साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनके अंदर ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गई है और हमको इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये डॉक्यूमेंट के अंदर देखने को मिलता है कि दे आर वेरी सॉफ्ट ऑन रीजनल पार्टीज, दे आर हाईली क्रिटिकल ऑफ द नेशनल पार्टीज, बट दे आर सपोर्टिंग रीजनल पार्टीज। इसका रीजन ये देखने को मिलेगा कि रीजनल पार्टीज है वो अपनी सब रीजनल नेशनलिज्म की तरह जानी जाती है। जैसे आपकी डीएमके होगी तो वो बोलेगी तमिलियन कॉज, ठीक है। झारखंड के अंदर होगी जेएमएम होगी तो बोलेगी झारखंड के लिए कॉज होगा, ठीक है। यूपी वाला कोई और बोलेगा, नॉर्थ वाला कोई और बोलेगा, ईस्ट वाला कोई और बोलेगा। एसेंशियली इनको पता है कि ये सब फॉल्ट लाइन्स है और वो फॉल्ट लाइन्स को हम लोग केटर करेंगे तो हम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो रीजनल जो भी नेशनल पार्टीज होगी दे बिलीव इन इंटीग्रेशन, जो सब रीजनल पार्टीज है दे हैव गॉट डिफरेंट आइडियोलॉजी। इसके कारण ये पूरी की पूरी इन्होंने आइडियोलॉजी चेंज की है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी पोस्ट लिबरलाइजेशन। 1991 के बाद इंडिया के अंदर ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हुआ। पता चलेगा कि देयर इज अ डिस्कंटेंट अमंग पुअर। इसके बाद डिस्कंटेंट इतना बढ़ गया कि लोगों को लगता है कि शोषण हो रहा है। अब आप देखिए कि नक्सलिज्म 1990s के अंदर था और 2015 के अंदर फर्क है कि नहीं है? जो 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्री लिबरलाइजेशन एंड पोस्ट लिबरलाइजेशन ग्रोथ ऑफ नक्सलिज्म, ठीक है। तो आप उस तरह से आप देखिएगा कि ये पर्सपेक्टिव कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि 1990 से पहले 10, 15, 50 डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, 200 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चला गया है। जो ये नक्सलिज्म तो 1960 से शुरू हो गया था, 60 से शुरू होने के बावजूद 80s 90s तक तो ज्यादा नहीं फैला। इट वॉज एसेंशियली अगेंस्ट दी एग्रेरियन लैंडलॉर्डिंग इलीट्स। आज देख रहे हो तो स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि स्टेट फासिस्ट फोर्स बन गया है, स्टेट एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। हम लोग देखते हैं रीजंस क्यों, इसके कारण क्यों हो रहा है। ओके, सो व्हाई दिस स्प्रेड? एसेंशियली एग्रेरियन इकोनॉमी से पूरा का पूरा बढ़ गया। यहां से हम लोग बहुत बात करेंगे कि रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ नक्सलिज्म, नक्सलिज्म क्यों बढ़ा इंटरनल सिक्योरिटी की पर्सपेक्टिव। पहला मैंने आपको बताया कि दे एंगेज इन गुरिल्ला वॉरफेयर। तो यू शी शैन में माओ जेडोंग ने पूरा का पूरा एक आइडियोलॉजी लिखा है, उन्होंने किताब लिखी है। जब 1940s में चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन करते हैं, वो रिवॉल्यूशन के तहत वो बताते हैं कि आपको किस तरह से टैकल करना चाहिए, किस किस तरह से अटैक करना चाहिए, ठीक है। तो 3 फेजेस के अंदर इन्होंने पूरी की पूरी ये जो नक्सल वॉर है, जो माओ वॉर है, उसको डिलीनिएट किया गया है। पहला बोला गया है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, कंसोलिडेट करो और प्रिजर्व कर दो रीजनल बेसिस। दूर दूर जगह पे जंगल वाले एरिया के अंदर अपने रीजनल बेसिस बना दो। तो ये आज की तारीख में आपको देखने को मिलेगा। सही है कि गलत है बताओ? दंडकारण्य जोन आपका बक्सर डिस्ट्रिक्ट पूरा का पूरा यहाँ पे देखने को मिलेगा, आइसोलेटेड है। आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं जा पा रहे, 2-2 दिन लगते हैं उनको जाने में, ठीक है। दूसरा इसके बाद करेंगे प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन विच इंक्लूड्स अटैक्स ऑन पुलिस स्टेशन, सैबोटेज एंड टेरर टैक्टिक्स, ठीक है। अभी ये सेकंड स्टेज के अंदर आ गया, चाहे वो दरभा घाटी अटैक हो या आपके 70 से 80 आपके सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जा रहे हो, ठीक है, जंगल में जब पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पूरे के पूरे कैंप के ऊपर अटैक किया जाता है, ठीक है, एकदम पूरे प्लान वे के अंदर। तो प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन
आज की तारीख में नक्सल जो पूरा का पूरा इश्यू है, जो पूरा वॉर है, ये सेकंड स्टेज के अंदर, और फाइनली थर्ड स्टेज के अंदर जब जाओगे तब कन्वेंशनल बैटल लड़ेंगे। आज इंडिया के अंदर नक्सलिज्म बोला जाता है कि ये सेकंड स्टेज के अंदर पहुंच गया। फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारी पुलिस या हमारी जितनी भी डिफेंस सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स है वो इनको पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाई है, इसके कारण ये लोग सेकंड स्टेज पे पहुंच गए। अगर पहले स्टेज के अंदर इनको सब्जुगेट कर दिया जाता तो ये सब चीजें आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है, हम लोग दूसरा भी देखते हैं, इनकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है। मैंने आपको बताया कि जो गुरिल्ला वॉरफेयर है ये दंडकारण्य रीजन, फंडामेंटल ये पूरा का पूरा, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसेस्ट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे पूरा का पूरा इनका है। ठीक है, 4 स्टेट्स मिलते हैं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। यहाँ पे स्टेट की इंटर जो मैकेनिज्म चलती है इनके कारण इनको पूरा का पूरा, जब दरभा घाटी का अटैक हुआ, जो कांग्रेस लीडरशिप छत्तीसगढ़ की वाइप आउट कर दी गई थी, ये लोग अटैक करते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर और भाग जाते हैं उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो इतना इनको रास्ता मिल जाता है, ये जंगल वाला विस्तार है, उसके कारण उनको बहुत फायदा हो रहा है। इसके बाद पता चलेगा दे आर ट्राइंग टू कैपिटलाइज ऑन लोकल सेंटीमेंट्स। लोकल सेंटीमेंट्स के ऊपर कैपिटलाइज किया जाता है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं। सबसे पहला एजिटेशन किया था, वो तेंदू के पत्ते आते, बीड़ी लीव्स, ओके, जो बीड़ी रोल करने के लिए तेंदू के लीव्स आते हैं, उसको एजिटेट किया गया। वहां के ट्राइबल्स को उसका पैसा नहीं मिल रहा था, वो लोग रोल करके कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे थे, इन्होंने एजिटेशन कराया, तो ट्राइबल्स को लगा कि भाई ये हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे हित के लिए बात कर रहे हैं, और पहली बार उन्होंने एक पॉलिटिकल पावर देखा था, तो ये दोनों साथ में आ जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये लोग है ना सर्वेस करते हैं, एक पूरा थ्रू आउट सर्वे चलता है, गुजरात के अंदर चलता है, छत्तीसगढ़ के अंदर चलता है, महाराष्ट्र के अंदर चलता है, कि विच आर दी प्रोस्पेक्टिव एरियाज, कहां कहां हमको फोकस करना चाहिए, सो दैट यहाँ पे फॉल्ट लाइन है तो हम लोग हमारी आइडियोलॉजी पेनिट्रेट कर पाए। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव एरियाज करते हैं, पूरा रिसर्च एनालिसिस करके ये लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये लोग करते हैं कि लोकल्स को इंस्टिगेट कर देते, आप स्ट्राइक करो, आप धरना दे दो, आप रास्ते रोक दो। इसके बाद होगा ऐसा कि स्टेट आपको फोर्सफुली हटाएगा। सिंपल चीज है, जैसे स्टेट हटाएगा तो लोकल्स को लगेगा कि नक्सल्स हमारे फेवर में है और स्टेट हमारे विरुद्ध में है, तो बेसिकली उनके कंधे के ऊपर बंदूक रख के फोड़ा जाता है कॉमन मैन के लिए। ठीक है, सो हिस्टोरिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे, उनके कारण भी ये है। दूसरा, ये लोग कौन से मुद्दे उठाते हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, एक दलित को दबाया जाता है गांव के अंदर, ठीक है, तो नक्सल्स आ जाते हैं कि भाई हम लोग ये ठाकुर को मार देंगे या जमींदार को मार देंगे हु बिलोंग्स टू अपर कास्ट। ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटीज और नेशनलिटी स्ट्रगल है, वहां पे पेनिट्रेट किया जाता है। एसईजेड एंड डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, आज की तारीख में सबसे ज्यादा फंडामेंटल आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बड़ा है उसके पीछे का कारण यही है, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट। जहां पे आप कंपनसेशन नहीं दे पा रहे हो उनको, वो लोग बेचारे भूखे दर से घूम रहे हैं, नक्सलिज्म उनका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो एक मुद्दा है, तो कोई ऑथर लिखते हैं कि माओइस्ट इमर्ज एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द स्टेट राइट्स ऑफ द ट्राइबल्स, समथिंग दैट द इंडियन स्टेट शुड हैव डन। अगर भारत के राज्य को ये सब करना चाहिए था, बट उसकी जगह नक्सली ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए मुद्दा ये हो रहा है। दूसरा रीजन आपको देखने को मिलेगा एब्सेंस ऑफ रियल एम्पावरमेंट। हमने पेशा नाम का कानून एक पास किया है, बट हुआ ऐसा है कि पेशा नाम के कानून के अंदर इरमा का एक रिपोर्ट बताता है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, कि भाई ये पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। पेशा के अंदर भी बहुत सारा पावर कैप्चर हो रहा है, स्टेट्स ने डिवॉल्व नहीं कर पाया है पूरा का पूरा पावर जिस तरह से उनको राइट्स मिलने चाहिए। तो इसके कारण पता चलता है कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव वर्क विद स्टेट गवर्नमेंट वेर वेंट टू अंडरटेक स्टिल्स रिमेन इनकम्प्लीट। ठीक है, तो पूरा का पूरा इनकम्प्लीट रहता है। तो ये पेशा के जितने भी बहुत सारे प्रोविजन थे उसमें से 70% प्रोविजन ऐसा बोला जाता है कि इंप्लीमेंट नहीं किए गए। पेशा तो दूर की बात है, एक एक्ट है मेसा, जो अभी तक पिक्चर में आया नहीं है, म्यूनिसिपल एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। बेसिकली जैसे बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर्स होगा वो मेसा के तहत आना चाहिए, बट वहां पे नगर पालिका लगती है, और सिंपल 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो नगर पालिका का रूल आया है उसी के तहत वहां पे एनेक्ट किया जाते हैं लॉज। तो वहां पे एक तो ट्राइबल एरिया है, खाली एक सिटी बन गया है, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर हो गया है, बट वहां पे भी ट्राइबल्स को इनजस्टिस हो रहा है। तो पेशा तो हमने इनजस्टिस वो किया ही है, पर मेसा भी हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो मेसा का भी एक इश्यू आ रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। एब्सेंस ऑफ रियल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो जहां पे इनको एम्पावर नहीं किया जा रहा है, सरकार दूर दूर तक पहुंच नहीं पाती है, तो अपनी ये लोग खुद की सरकार चलाते हैं जिसका नाम है जनता सरकार। ठीक है, अगर ये मूवी आया था चक्रव्यूह, ठीक है, चक्रव्यूह देखिएगा, ये मनोज बाजपेयी एसेंशियली गणपति का रोल करके वो दिखाया है, एंड इसके अंदर भी यही है कि फ्यूडल सोसाइटी के तहत अगर पुलिस पहुंचती उसके पहले नक्सली पहुंचते, और किसी के साथ क्राइम हो गया, किसी के साथ अन्याय हो गया, इनजस्टिस हो गया हो, तो नक्सली अपने हिसाब से पूरा ऑन द स्पॉट जस्टिस, ठीक है, विजिलेंट जस्टिस का कंसेप्ट डेवलप करके आए हैं। इसी के साथ साथ तो इश्यूज को मोबिलाइज करना हो, उसके लिए छोटी छोटी जन नाट्य मंडली निकालते हैं। ठीक है, ये मूवी के अंदर भी यही दिखाया था, अभय देओल, ठीक है, नाचता गाता रहता है और ये सब पोएम्स और शायरीज और वो सब गाता है, जिसके तहत ठीक है जन अदालत निकालते हैं इंस्टेंट जस्टिस के थ्रू। बेसिकली प्रॉब्लम्स एंड इनजस्टिस स्टिल मेटेड आउट टू ट्राइबल कम्युनिटी, वो सबसे फंडामेंटल चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, डिनाइंग द ट्राइबल देयर राइट्स,
नॉन रेगुलेशन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड राइट्स, उनको अभी तक रेगुलराइज नहीं कर पाए हैं, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कंपनसेशन के इश्यूज चल रहे हैं, लाइवलीहुड एंड सोशल इश्यूज। एक साइड पे आपने डिस्प्लेस कर दिया है, दूसरी साइड पे उनको खाना नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं मिल रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, प्रॉपर पीडीएस सिस्टम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। एक साइड पे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया तो जाएंगे कहां? जंगल उनका घर था, जंगल से आप ट्राइबल्स को हटा दे रहे हो। एक माओइस्ट आता है और उनको सिंपैथाइज कर देता है कि भाई हम तुमको रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, आपको हमारी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना है। दैट इज बीइंग एसेंशियली डन बाय द नक्सल्स, और ये बहुत इफेक्टिव रहा है। पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल लॉज, ठीक है, हमने लॉज बनाया बहुत ही स्पेशल, जैसे मैंने पैसा की बात की, बट अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया है। गवर्नेंस के इश्यूज आ रहे हैं, करप्शन इज ए फंडामेंटल थिंग, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, रोटी का, ठीक है, आपके हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, उसके मुद्दे आ रहे हैं, अनसेटिस्फैक्टरी वर्किंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पे आपको देखने को मिलेगा ये कॉम्प्रिहेंसिव है। एक जगह पे नहीं है कि यहां पे हमने छोड़ दिया है इंडियन स्टेट ने, सब जगह से कॉम्प्रिहेंसिव चीजें देखने को मिलेगी जो नक्सलिज्म को लेके जा रहा है। अब बात करते हैं नक्सलिज्म के स्ट्रक्चर की। मेन सबसे इनका इंपॉर्टेंट बॉडी है वो है पोलित ब्यूरो, ठीक है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का भी पोलित ब्यूरो होता है, सेम इनका माओइस्ट का भी पोलित ब्यूरो है। उसके नीचे 5 रीजनल ब्यूरोज आते हैं, नॉर्थ, साउथ वेस्ट, उड़ीसा, ईस्टर्न एंड सेंट्रल। और इनकी जो सबसे फंडामेंटल फोर्स है जिसको बोला जाता है PLGA, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ठीक है। तो आर्मी का नाम ही गुरिल्ला आर्मी कर दिया है, गुरिल्ला वॉरफेयर ही करनी है हमको, ठीक है। कन्वेंशनल बैटल्स के अंदर नहीं जाना है, हम लोग बात करते हैं किस तरह से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इतना सा इन्होंने फैला दिया है तो पैसा कहीं से आता होगा, पैसा कहां से आता है उसकी बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिस का रिपोर्ट बोलता है कि 1400 करोड़ ये लोग एक्सटॉर्शन से निकालते, 1400 करोड़। दूसरा रिपोर्ट बोलता है कि करीबन 2000 करोड़ निकालते हैं, ठीक है। तो पैसा की कोई कमी नहीं है, पूरा का पूरा एक एंटी स्टेट आइडियोलॉजी निकाल के एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाया जाता है, रेदर देन द स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म इन इंडिया, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी इनका भी, ठीक है, वही है। बेसिकली मेन टारगेट क्या है? रोड कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है, जहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने गए हैं उनको टारगेट करके एक्सटॉर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस और तेंदू के पत्ते होगा उसमें 120 रुपए हर एक बैग से उठा लेते हैं ये लोग, ठीक है। इनका फिक्स है, अभी बढ़ गया होगा, ठीक है, शायद तक। अभी एक नया कंसेप्ट देखने को मिला है, वो है पॉपी एंड ओपियम कल्टीवेशन। आज की तारीख तक पॉपी एंड ओपियम नहीं मिल रहा था, बट अभी रिसेंटली सीआरपीएफ ने जब कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किए वहां पे फ्लशिंग आउट ऑपरेशन, तो पता चला कि पहले बाहर की साइड पे कोई और क्रॉप होगा, जैसे राइस होगा, पहले 50 मीटर तक, उसके बाद आपको 500-1000 मीटर तक पूरा का पूरा पॉपी एंड ओपियम कल्टीवेशन। तो बाहर से रास्ते से देखोगे तो आपको राइस दिखेगा, ठीक है, अंदर पूरा का पूरा आपका ड्रग्स का होगा, ठीक है। तो वहां से भी पैसा कमा रहे हैं ये लोग। माइनिंग एक्टिविटी वहां इट्स अ वेरी रिसोर्स रिच एरिया, झारखंड के अंदर ये चलता है, छत्तीसगढ़ के अंदर ये चलता है, वहां से कॉन्ट्रैक्टर से पैसे उठाओ। इसी के साथ साथ लोकल विलेज स्कूल्स और उनको भी पैसे लिया जाता है। गवर्नमेंट का पैसा आया उसमें से 10%, 20% कमीशन के तौर पे ले लिया जाता है। कॉर्पोरेट हाउसेस भी फंडामेंटल है, ठीक है। तो सोर्सेज आपको देखने को मिलेगा एट अ ग्लांस, सब जगह से ये लोग पैसे इकट्ठा करते हैं। एक जगह नहीं जैसी छोड़ी नहीं है इन्होंने कि बोलते हैं, ठीक है, डोनेशन तो देते ही है, इनके सपोर्टर्स है। फाइन्स ऑन डिफॉल्टर्स, ठीक है, जो लोग कुछ उल्टा कर दे उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है, ठीक है। तो पूरी की पूरी सोशल इंस्टीट्यूशन बनाई गई है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाई गई है जिसके थ्रू ये लोग पैसे इकट्ठे करते हैं। अब बात आती है कि इनके पास इतने सारे लोग कहां से आए, इतने सारे हम लोग बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा कैजुअलिटी यहां पे हो रही है। पहला पता चलता है एक तो कोअर्शन करना, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट, हर एक फैमिली से एक मेंबर आपको देना पड़ेगा। ट्राइबल्स को मार दिया जाता है, ठीक है, उनको परेशान कर दिया जाता है, कंपेल किया जाता है, बच्चों को, लेडीज को, किसी को बख्शा नहीं जाता, पूरा का पूरा। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी आइडियोलॉजी चलती है, ठीक है। तो उसके थ्रू भी आपको देखने को क्लैंडस्टाइन अर्बन नेटवर्क्स, ठीक है, बहुत ही स्लीपर सेल्स अर्बन एरियाज के अंदर। अभी बीच में सूरत के अंदर एग्जांपल आया था कि बीच में न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आए थे कि साउथ गुजरात, डांग्स एंड ऑल दिस डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये लोग घुस रहे हैं, ठीक है, ये आइडियोलॉजी फैल रही है। तो क्लैंडस्टाइन अर्बन नेटवर्क, ठीक है, हमको पता नहीं होगा, हम में से कोई वही लाल सलाम वाला इंसान होगा, ठीक है। तो ये पता, ठीक है, एक मुद्दा ये भी निकल जाता है। दूसरा है दे आर ट्राइंग टू फॉर्ज अलायंसेस विद द लोकल लीडर्स, फार्मर्स, पेजेंट्स, ट्राइबल लीडर्स, जो उनके इश्यूज उठा पाए, ठीक है। तो उनके साथ भी सॉफ्ट कॉर्नर लेके पैसे देके अलायंस करते हैं, कलेक्टिव बेनिफिट्स दिया जाता है। गांव वालों को बोलते हैं कि आपके गांव में से 10 लोग आए तो हम लोग आपके गांव में कुआं खुदवा देंगे। कुआं वही लोग खुदवा पाएंगे क्योंकि इंडियन स्टेट जा नहीं पाता, अगर कोशिश करता है तो इंडियन स्टेट के कॉन्ट्रैक्टर को मार के भगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये मुद्दा भी हो रहा है। इसी के साथ साथ इंसेंटिव अकेले मॉनेटरी नेचर के नहीं होते, खाना, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, प्राइवेट, उनको माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी पोस्ट दे दी जाती है, बोले तुम भी, ठीक है, हम तुमको सैलरी देंगे, हम आपको कॉर्पोरेट जॉब दे रहे हैं, उस तरह से, ठीक है। सो इंसेंटिव्स, मॉनेटरी, कैश एंड काइंड इंसेंटिव्स, बोथ आर गिवन टू द विलेजर्स एंड दे आर वेरी पुअर। इंडियन स्टेट इज एसेंशियली यहाँ पे थोड़ा पीछे रह गया है। तो आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन सबसे फंडामेंटल है, ठीक है। आपको मार्क्स की किताबें दे दी जाती है, पढ़ते रहो, ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और उसको, ठीक है। इसी के साथ साथ कोअर्शन और बहुत सारी चीजें।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है, वहां से ले लेके, ठीक है। अब बात करते हैं इनके पास हथियार कहां से आते हैं। पता चलेगा कि पीएलजी है सबसे मेन सोर्स है और उनके नीचे विलेज लेवल मिलिशिया आती है, ठीक है, जो सबसे गांव खेड़े के अंदर काम करती है। ये पीएलजी वाले ज्यादातर ऑफिसर से आपको ये ऑलिव ग्रीन कपड़े में अंदर देखते रहेंगे, ठीक है। सो मूवीज में भी दिखाते हैं और आए दिन आपको ऐसे ही फोटोज के साथ दिखेंगे, ठीक है। सो एसेंशियली दे आर द मेन अटैक फोर्स ऑफ द नक्सलिस्ट और इनके पास हर एक इंसान से लेके AK-47 से लेके SLR, आप जो भी बोलोगे, रिवॉल्वर, पिस्तौल्स, ठीक है, बॉम्ब, ग्रेनेड, सब कुछ है, स्टेट ऑफ आर्ट, ठीक है। कभी कभी इंडियन स्टेट के पास इतने नहीं हो पा रहे, उतने पास उनके उतने पास आ जाते हैं, ठीक है। मुद्दा यहाँ पे आएगा, ठीक है, कि माइंस एंड माइनिंग एक्टिविटी, वहां पे जितनी भी माइनिंग एक्टिविटी उनसे चुरा लिया जाता है, एक्सप्लोजिव चुरा लिए जाते हैं, फिर वहां पे आईडी ब्लास्ट कर दिया था इंडियन स्टेट के विरोध में, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट बोला गया था, कहीं पे रिसर्च के अंदर लिखा था कि करीबन 40,000 स्क्वायर किलोमीटर में से आपके 25,000 स्क्वायर किलोमीटर माइंड है बस्तर एरिया के अंदर। सीआरपीएफ की सबसे ज्यादा कैजुअलिटी ऐसा बोला जाता है कि ये माइनिंग के कारण ज्यादा हो रही है, क्यों, बेचारा हमारा सोल्जर जा रहा है कॉम्बिंग ऑपरेशन में, पैर रख दिया, ठीक है, ब्लास्ट हो गया। तो फंडामेंटल आपको देखने को मिलेगा, दिस इज द क्रिपलिंग पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। तो मुद्दा यहाँ पे आता है कि हाउ हैव द माओइस्ट सक्सीडेड इन गेटिंग सो मच लिथल वेपन्स, इतना सारा कहां से लेके आए, ठीक है। तो पहले तो एक तो यहाँ पे हर 6 महीने के अंदर एक प्लांटेड अटैक होता है। इफ यू सी दी नेचर ऑफ द अटैक्स कैसे करते हैं, हर 6 महीने 1 साल के अंदर एक बड़ा अटैक किया जाएगा पुलिस स्टेशन के अंदर या सीआरपीएफ के कैंप के अंदर या आपका जो भी वेपन आर्मरी का जो हेडक्वार्टर्स है वहां पे। 6-8 महीना होगा, 1 साल होगा, अब करो, ठीक है। उसके बाद वहां से जितना भी होगा सब हथियार लिया जाता है। इसी के साथ साथ हमारी पोरस बॉर्डर्स बहुत है, पता चलेगा कि चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार सब जगह से वेपन्स आ रहे हैं। हम लोग देखते हैं किस तरह से इनका लिंकेजेस है, ठीक है। सो दिस इज द रेड कॉरिडोर जिसकी मैं बात कर रहा था, ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। अभी तकलीफ हो रही है कि ये ग्रीन, ये ब्लू वाला आपको दिख रहा है, वहां पे भी ये पूरा का पूरा नक्सल इशू है। अभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स आए हैं कि उल्फा, NSCN दे आर ज्वाइनिंग विद दिस पीपल, ठीक है। हम लोग इसके बाद उल्फा NSCN जब देखेंगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये इनके पूरे के पूरे जो रीजनल ब्यूरोज में बात कर रहा था, ठीक है, रीजनल ऑफिस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस, एक 2001 के अंदर एक ग्रुप बना जिसका नाम है सी कंपोजा, ठीक है। सी कंपोजा कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द माओइस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन पार्टीज इन साउथ एशिया, ठीक है। सी कंपोजा के तहत आपके 10 माओइस्ट ग्रुप 4 कंट्रीज के, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका, इन्होंने भी एक मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया और बोला कि भाई इंडियन स्टेट के खिलाफ हम लोग वॉर करेंगे। अभी बांग्लादेश का, श्रीलंका का और नेपाल का माओइस्ट भी इंडिया के स्टेट के विरोध में लड़ रहा है, क्यों, क्योंकि उनको वही आइडियोलॉजी वाली यहाँ के नक्सल्स के मिल रही है। नेपाल के तहत ऐसा बोला जाता है कि अभी ये थ्रेट थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि उस टाइम 2001 के अंदर दिस माओइस्ट वर इंसर्जेंट इन नेपाल, करंटली दे आर इन पावर। सो शायद तक हो सकता है कि नेपाली वाले सपोर्ट ना करें, बट ये श्रीलंका और बांग्लादेश वाले आपको देखना पड़ेगा कि ये कहां सी कंपोजर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ पता चलेगा कि इंस्टेंसेस ऑफ माओइस्ट इंसर्जन ग्रुप मैंने आपको बताया NSCN बांग्लादेश, म्यांमार के साथों साथ हमारे अनवर बाबू कभी कभी चिल्ला जाते हैं, ठीक है, तो बोल देते हैं कि भाई चाइना माओइस्ट लिंक इज ऑफिशियल, द नेशन वांट्स टू नो। तो न्यूज आवर के अंदर एक आध दिन प्रोग्राम कर देते हैं कि भाई चाइना हेल्प कर रहा है, चाइना हेल्प कर रहा है। तो ये मुद्दा भी है, ठीक है, अनडिक्लेयर्ड है, बट बहुत सारी चीजें, क्योंकि इनके पास जितने वेपन्स मिले हैं वो वेपन्स ज्यादातर मेड इन चाइना के दिख रहे हैं, ठीक है। अगर फॉरेन इंपोर्टेड हो गए, इंसास विंसास तो हमारी SLR और इंसास और बाकी इंपोर्टेड हो गए वो मेड इन चाइना की आती है, ठीक है। तो पता चलता है ये मुद्दा। दूसरा, हमारे इंडियन स्टेट ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, अब जानना जरूरी है कि भाई इतना सारा हो गया, इतने सारे लोग मारे गए, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, तो व्हाट इज द इंडियन स्टेट डूइंग, भारत का राज्य क्या कर रहा है। 3 पर्सपेक्टिव से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड रिकंसिलिएशन एंड डिग्निटी ऑफ ट्राइबल्स, उनके लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। 3 वे अप्रोच किया गया है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे करने की कोशिश की। 2008 के अंदर पाजी बोल देता है कि नक्सलिज्म इज द बिगेस्ट चैलेंज टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। सर के ऊपर हाथ रख देते हैं कि यार कुछ करो, क्योंकि वो 3 साल के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट अटैक हुए थे। फिर 2012-13 के बाद ये फिर से रिसर्जेंट हुआ है और अभी बढ़ रहा है, ठीक है। अभी रिसेंटली भी कंटिन्यू होता ही रहा है, ठीक है। सो इन्होंने एडवोकेट किया कि एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर होना चाहिए। फर्स्ट टाइम वी रियलाइज कि हम इसको लैकलस्टर वे में, एक इंडिविजुअल वैक्यूम के अंदर आइसोलेटेड वे में नहीं कर सकते। एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर करोगे तो ही इसका डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक है। तो ये बोल दी इन्होंने। इसके साथ दूसरी चीज ये भी आइडेंटिफाई कर दी, इट्स नॉट जस्ट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। इसके पहले तक ऐसा बोला जाता था इट्स जस्ट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। ये भाई हमारे भाई लोग हैं, थोड़े भटक गए हैं रास्ता, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, आइडियोलॉजिकल इंडॉक्ट्रिन बोला जाता है, वो सबसे फंडामेंटल है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की एक स्ट्रेटेजी रही है
जिसे कहा जाता है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड स्ट्रेटेजी, हम लोग देखेंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर 1970s, 80s, 90s के अंदर बहुत चला। एक मूवी भी आया था रक्त चरित्र, अगर आपने देखा होगा। एसेंशियली वो नक्सल इश्यूज के ऊपर बैकड्रॉप के अंदर ही पूरा का पूरा बनाया जाता है, ठीक है। तो एनटी रामाराव बोलते हैं कि दे आर द ट्रू पैट्रियट्स हु हैव बीन मिसअंडरस्टूड बाय रूलिंग क्लासेस, ठीक है। ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड स्ट्रेटेजी के तहत ये बोला जाता है कि कभी कभी होता ऐसा है कि सिक्योरिटी फोर्सेज उनको दबा देती है, फिर 1-2 साल के बाद पॉलिटिकल एक्शन नहीं लिया जाता, करेक्टिव एक्शन नहीं लिया जाता, तो लोग फिर से रिसर्जेंट कर देते हैं। तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये ब्लो हॉट मतलब उनको दबाना, फिर ठंडे बस्ते में रख देना, उनको ठंडा कर देना, 2-3 साल के बाद फिर से पॉपअप हो जाते हैं। यही चीज हो रही थी आंध्र प्रदेश के अंदर। लेटर ऑन 1990s के बाद उनको फ्लश आउट कर दिया ग्रे हाउंड्स और उसके बाद, ठीक है। हम लोग आंध्र मॉडल की चर्चा करेंगे कि आंध्र प्रदेश ने किस तरह से किया नक्सल इश्यू को टैकल करने के लिए। एक टाइम के अंदर अगर चंद्रबाबू नायडू की लास्ट टर्म देखोगे 2004-5 वाली, उनके ऊपर 2 लीथल अटैक्स हुए थे, ठीक है। एक बार तो बाल बच गए थे। सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट से हमने क्या किया, ठीक है। हम लोग पहला जो मुद्दा देख रहे थे वहां से 2006 के अंदर फाइनली एक हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, यूनियन चीफ सेक्रेटरी और वो सब मिलके, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी। इसी के साथ साथ 2009 के अंदर हमने फाइनली बोला कि भाई सीआरपीएफ को स्पेशल ट्रेन करो और कोबरा की एक नई फोर्स बनाई गई, ठीक है। इसी के साथ साथ लोकल पुलिस को असिस्टेंट दिया जाए, मॉडर्नाइज कर दो, अपग्रेड कर दो, स्ट्रीमलाइन कर दो अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशन को। इंटेलिजेंस फेलियर्स के कारण ही ये सब चीजें हो रही है, ठीक है। इफ यू विल सी दिस थिंग, मेजॉरिटी ऑफ द कैजुअलिटीज ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेस इज ड्यू टू नॉट फॉलोइंग द एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। आपको बताया जाता है कि रोड ओपनिंग पार्टी भेजनी है, आप कॉम्बिंग में जा रहे हो, ठीक है, आप हथियार लेकर चले गए, राजा बन के नहीं जा सकते, ठीक है। यही चीज हो रही थी 2013 के अंदर दरभंगा घाटी अटैक के अंदर भी यही हुआ कि एसओपीज नहीं फॉलो किए गए थे। एसओपीज नहीं फॉलो करोगे, ठीक है, रोड ओपनिंग पार्टी नहीं गई थी तो एम्बुश के अंदर डेथ हो गई, ठीक है। इसी के साथ साथ एडिशनल बजट बनाए गए, यूनिफाइड कमांड सेंटर बनाया गया, ठीक है। तो ये सब चीजें किया गया, बट हुआ ऐसा कि डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा। 2009 से हमने इतनी सारी चीजें कर दी, बट द रिजल्ट हैज नॉट बीन विजिबल। क्यों? क्योंकि देयर इज अ कांस्टेंट टफ बैटल बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल सीआरपीएफ कहीं पे काम कर रही है तो लोकल पुलिस शायद असिस्ट नहीं कर पाती, लोकल पुलिस कभी कभी इनकेपेबल हो जाती है, कभी कभी बहुत सारे इश्यूज, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज चले जा रहे हैं। तो यूनिफाइड कमांड सेंटर आपने बनाने की कोशिश की, बट वो नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। तो ये मुद्दा आपका यहाँ पे रहता है। अब ये बात करते हो कि हाउ द नक्सल स्क्वायर अप। पता चलेगा कि समवेयर अराउंड, ये 1 आध साल पुराना डेटा है, 94,000 पर्सनल आर करंटली इन्वॉल्व इनटू द कॉम्बैट ऑपरेशंस अगेंस्ट द नक्सल्स। नक्सल्स की 46,000 की पूरी आर्मी है। यू अंडरस्टैंड, आपने 40-50 हजार लोगों को पॉपअप करने दिया है 15-20 साल तक। 50,000 लोग इकट्ठे हो गए, उसमें से 8,500 लोग एकदम कमांडो ट्रेनिंग वाले। हमारे जवानों को हेडशॉट करके, ठीक है, पॉइंट ब्लैंक रेंज में मारा जाता है, पता नहीं चलता गोली कहां से आ रही है, जंगल के अंदर से, ठीक है। तो बहुत ही ट्रेंड है। इसके साथ साथ अगर देखोगे सिंस 2010 नक्सल्स हैव किल्ड 483 सिक्योरिटी मैन। इसके सामने करीबन हमने 280 नक्सल्स को ही मारा है। खैर, हमारा डिफरेंट अप्रोच है। हम लोग एक कंसेप्ट को यूज करते हैं जिसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल यूज ऑफ फोर्स। वी कैन नॉट सब्जुगेट देम विद रॉकेट लॉन्चर्स एंड बॉम्ब, ठीक है। इसके लिए हम लोग आर्मी यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो बहुत सारे इश्यूज भी है। हमने काउंटर रिवॉल्यूशनरी ऑपरेशन शुरू कर दिए। इसके बाद 3 स्टेप की स्ट्रेटेजी करते हैं। पहला तो लोकेशन किया गया, इनको ढूंढ के कहां इनके मेन बेसिस है, उसको फ्लश आउट कर दो। उसके बाद फ्लश आउट करने के बाद उनको आइसोलेट कर दो। इनका जो सपोर्ट बेस है उनको आइसोलेट कर दो, फिजिकल सेग्रीगेशन कर दो और आइडियोलॉजिकली इनको तोड़ दो। जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आइडियोलॉजिकल आपने सपोर्ट तोड़ दिया तो कोई इश्यू नहीं आएगा। यहां पे आपको देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था सलवा जुडुम का। इस महेंद्र कर्मा, ये पूरी की पूरी आइडियोलॉजी इनकी थी। ये पूरा का पूरा जो इन्होंने जो तूफानी आइडिया लगाया था, ही डाइड इनटू दिस अनफॉर्चुनेटली द दरभा घाटी अटैक, ठीक है। ही वाज द मेन टारगेट जो 2013 में कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर हुआ। इसको बस्तर का शेर बोला जाता है। इन्होंने क्या किया कि ट्राइबल्स को हथियार दे दिए और एक बिना कोई खास पुलिस की ट्रेनिंग या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बिना इनको बोल दिया कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हो आप छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के। अभी हुआ ऐसा कि स्टेट रेदर देन कंट्रोलिंग दिस पीपल एंड सब्जुगेटिंग द नक्सल्स बाय देयर ओन फोर्स, आप किसी और को बंदूक दे रहे हो कि तुम खुद की अपनी रक्षा कर दो। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो फंडामेंटल इश्यू ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड, इलीगल घोषित कर दिया। क्योंकि सलवा जुडुम मतलब ये कि आप ट्राइबल्स को हथियार दे दोगे, आप खुद की रक्षा कर दो। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एंड द इंडियन स्टेट टू डू दिस थिंग, ठीक है। तो सलवा जुडुम ऑपरेशंस बहुत ही, इसके भी बहुत सारे इश्यूज हुए थे, बट ये ठीक ठाक रहा, ज्यादा नहीं चला। इसके बाद इरेडिकेशन करते हैं 2006 में
करीबन 40,000 भेजा जाता है, 2009 तक आते आते करीबन 90,000 सोल्जर्स, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक मेजर्स क्या लिए गए? सरेंडर पॉलिसी सबसे इफेक्टिव रहती है। झारखंड ने करीबन 50,000 देने का कोशिश की, बोला कि 2,000 रुपए हम लोग आपको महीने के देंगे, ठीक है, एजुकेशन हेल्थ बेनिफिट दिया जाएगा। इसके बाद पता चलेगा छत्तीसगढ़ ने 3 लाख रुपए तक देने की घोषणा कर दी, बोले आ जाओ 3 लाख रुपए देंगे, रिहेबिलिट करके दे देंगे। उड़ीसा ने भी बोला 10,000 देंगे, 20,000 इसके देंगे, 2 लाख का लोन दे देंगे बिना कोई ब्याज के, ठीक है, कुछ पैसा वैसा आपको गिरवी नहीं रखना। इसके साथ साथ प्लानिंग कमीशन ने एक 16 मेंबर कमेटी बनाई। अभी एक्सपर्ट ग्रुप है, बट आई वाज नॉट एबल टू फाइंड द रिपोर्ट ऑफ दिस एक्सपर्ट ग्रुप कि इसने क्या टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ नक्सलिज्म, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन ही नहीं रहा है, तो एक इशू हो रहा है बेसिकली। इसके साथ साथ हम लोग पीएमजीएस हुआ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंटीरियर कनेक्टिविटी, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड के तहत ज्यादा पैसा देने की कोशिश की। नरेगा जैसी स्कीम छत्तीसगढ़ में बहुत इफेक्टिव रही है। एक थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सोशो इकोनॉमिक मेजर्स की तरफ जा रहे हैं। इसी के साथ साथ सबसे लैंडमार्क एक्ट पास किया गया 2006 का फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसके तहत इनको बहुत सारी, तो पेशा के अंदर बहुत सारी इश्यूज खड़े हो रहे थे, उसको थोड़ा दरकिनार करके इनको थोड़ी बहुत नॉन ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस एनटीएफपी बोला जाता है। एनटीएफपी का इनको, ठीक है, सालाना बोला गया कि आप साल में 2 दफा जाके जंगल में से ये सब लकड़ियां काट सकते हो, आप अपने हिसाब से वर्शिप कर सकते हो। पहले के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर रहा था, तो एफआरए के तहत इनको थोड़ा बहुत फ्रीडम दिया गया, ऑटोनॉमी दी गई, और वो भी थोड़ा बहुत इफेक्टिव रहा है। अब बात कर देते हैं आंध्र मॉडल की। आंध्र मॉडल 1990s के अंदर आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पूरा का पूरा चलता है, और स्टेट ने बहुत सारी ग्रे हाउंड्स करके एक स्पेशल इलीट कमांडो फोर्स लगाई, जो खाली नक्सल्स को खदेड़ने के लिए बनाएगी। जैसे सीआरपीएफ ने फाइनली 2009 के अंदर कोबरा बनाया, उसी तरह से ग्रे हाउंड्स आंध्र प्रदेश में बनाया गया। सिविल विजिलेंट ग्रुप, सिविलियंस को इंक्लूड कर दिया गया। सरेंडर्ड नक्सलाइट्स का सबसे ज्यादा फायदा लिया गया, उनको टाइटल दिया गया कोबरा एंड टाइगर्स। बोले तुम पुराने हो, ठीक है, तुम अपने भाई बंधु को जानते होगे, तो यू शुड गाइड अस, ठीक है। इसी के साथ साथ जॉइंट फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, ठीक है, जो हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ये सब चीजें कर रहे हैं। तो इफेक्टिव सरेंडर पॉलिसीज, पुलिस लीडरशिप का कल्चर, साउंड नॉलेज ऑफ लोकल टेरेन, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने इफेक्टिव की है, और इट इज फेयरली सक्सेसफुल, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश मॉडल को बहुत सक्सेसफुल बोला जाता है नक्सलिज्म को सब्जुगेट करने के लिए। तो उसकी भी आप देख लीजिएगा कि किस तरह से आंध्र प्रदेश का आप एक पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट। अगर डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे तो फिर से वही इशू रहेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी फोकसिंग ऑन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस पे ज्यादा एस्पेक्ट फोकस किया करो। स्टर्नली डील विद नक्सलाइट्स हु डील विथ वायलेंस, ठीक है। नो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है। पहले एक बार मार दिया फिर ठंडे बस्ते में छोड़ दिया, नहीं, वायलेंस को, ठीक है, उसी तरह से डील करना चाहिए। इसी के साथ साथ ये बहुत होलिस्टिक इशू है, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट एंड पब्लिक परसेप्शन मैनेजमेंट सबके सब साथ में लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू कि आप खाली पहले सोशो इकोनॉमिक कर दोगे, पॉलिटिकल नहीं करोगे। सोशो इकोनॉमिक तभी फायदा होगा जब पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, वरना तो फिर से वही ना वही करप्शन हो जाएगा, आपका मनी साइफन हो जाएगा, ठीक है। तो एक मुद्दा ये होगा। दूसरा यहाँ पे एक इश्यू आ रहा है कि इट्स एन इंटरस्टेट प्रॉब्लम। हमने यूनिफाइड कमांड बना दिया है, बट कलेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं बना पाए। तो इंटरस्टेट प्रॉब्लम के तहत आपको पूरा का पूरा डेवलप करना पड़ेगा। स्टेट्स विल हैव टू इंप्रूव द पुलिस रिस्पॉन्स एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा का पूरा। साथों साथ ये सबसे फंडामेंटल है, वी हैव टू कंटिन्यू विद द पीस डायलॉग। वी कैन नॉट लीव दिस कि हम लोग इनसे बात नहीं करेंगे। जो लोग बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं उनको सबसे बोलो और बोलो कि भाई हथियार रख दो, जो भी करना है आप बातों से निपटाओ, बातों से हम लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक फंडामेंटल चीज ये भी बोला जाता है कि द पॉलिटिकल पार्टीज टू स्ट्रेंथन देयर बेस। वहां पे डेमोक्रेसी की हवा चलने लग गई, आंधी चलने लग गई, तो बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी होगी तो वहां के यूथ डाइवर्ट हो जाएंगे। उनको लगेगा कि भाई पॉलिटिक्स के थ्रू हमको पावर मिल सकता है, हमको बैलेट के थ्रू पावर मिल सकता है रेदर देन बुलेट। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपना बेस स्ट्रेंथन करना चाहिए, इलेक्शन को अच्छी तरह से कंडक्ट कराओ, सो दैट कॉमन मैन फील रियलाइज कि भाई हम लोग को ये फायदा मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ वी हैव टू कंटिन्यू टू प्रमोट लोकल रेजिस्टेंस ऑन आइडियोलॉजिकल स्केल। आइडियोलॉजिकली इनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। आप फिजिकल करते रहोगे, आप 1 लाख नहीं 10 लाख की फोर्स डाल दो। अलकायदा, ठीक है, ओसामा बिन लादेन को मारा गया, इस्लामिक टेररिज्म या टेररिज्म एज ए होल कभी सब्जुगेट नहीं हो पाया। आज दाएश आ गया, हम लोग मंडे को दाएश और आईसिस की बात करेंगे, पता चलेगा, ठीक है। तो मास मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्टेट को एक पॉजिटिव वे में परसेप्शन मैनेजमेंट चेंज करना है, मीडिया का सहारा लो जिसके थ्रू आप चेंज कर सकते हो। आंध्र प्रदेश की सरेंडर पॉलिसी काफी अच्छी थी, हमने देखा, उसका सहारा ले। देन द गवर्नमेंट नीड टू अकॉर्ड हायर प्रायोरिटी इनटू दिस एरिया। ये सब एरियाज को लैंडलेस पुअर, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आज की तारीख में हम लोग यहाँ पे पुश करना शुरू कर दिए। इसी के साथ साथ मुद्दा एक आ रहा है कि हम लोग टेंडर्स आ रहे हैं पर कोई भरता ही नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर रेडी नहीं है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर जाके वहां पे डेवलप कर पाऊं। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है। तो वहां पे सिक्योरिटी मेजर्स क्रिएट करने के लिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस भेजो। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो टाइम बिंग
आप इनके सोर्स ऑफ फाइनेंस को कट कर दो। कैसे कट करोगे? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स उनको सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। उसकी जगह बीआरओ नाम की एक संस्था है, आपको पता होगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एसेंशियली वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है। अभी आर्मी वाला आके रोड बनाएगा तो उसकी इंपैक्ट होती है ना एक आइडियोलॉजिकल स्केल के ऊपर कि भाई मारूंगा तो सामने 4 पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर वाली वो बदतमीजी नहीं कर पाएंगे ये लोग नक्सल्स। तो यहाँ पे बोला जाता है कि टाइम बीइंग स्टेट स्पॉन्सर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज है उनको पुश किया जाए, ठीक है। तो बीआरओ कैन बी अ फाइनेस्ट एग्जांपल, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। फॉर ऑल दिस टू हैपन 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज, दूसरा पता चलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है। गवर्नमेंट पर्सनल, आज की तारीख में गवर्नमेंट पर्सनल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कलेक्टर की ऑफिस आपकी 80-90 किलोमीटर होगी, कलेक्टर 20 किलोमीटर के आगे रेडियस में जा नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे नक्सल जोन है। हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था पीएमआरडीए, प्रधानमंत्री रूरल डेवलपमेंट फेलोज, ओके, जिसके तहत एक कंसल्टेंट बनाया गया और हर एक सरकार को बोला गया कि ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट और डीएम के साथ काम करना होता है उनका। एंड ही ऑलमोस्ट 180 डिस्ट्रिक्ट में हमने जो पुअरेस्ट एंड पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, वहां पे पीएमआरडीएफ किया था। उसी तरह की उसी लाइंस के ऊपर आप इसको थोड़ा स्केल अप करिए, ठीक है। लोकल बॉडीज को एम्पावर कर दीजिए, उनको पावर मिलेगा तो डेफिनेटली वो रास्ता छोड़ देंगे हत्या का, ठीक है। एंड दिस इज अ नीड ऑफ द हावर। नक्सल इश्यूज यहाँ पे आपके फंडामेंटल अटक जाते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव हमने करने की कोशिश की है, राइट फ्रॉम हिस्ट्री जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 3, डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म क्या है, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट को खत्म करते हैं।